वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 5 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है पूरा पाषाण काल के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा स्पेन के पूर्वी इबेरियन तट पर कोआ डोन्स साइट पर सबसे अधिक पूरा पाषाणकालीन गुफा चित्रों और नक्काशी की पहचान की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल था और ये पैलोलिथिक नाम इसका से प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन लॉक द्वारा वर्ष 1865 में दिया गया था इसका नाम। इसकी शुरुआत हेमिनिन्स मानव जैसे प्राणी होते थे ये इनके पत्थर के औजारों के पहले उपयोग से हुई और लगभग 11,650 साल पहले मेसोलिथिक काल की शुरुआत से समाप्त हुई। समय के साथ मानव प्रजाति द्वारा अनुभव की गई वृद्धि के कारण इसे ऊपरी मध्य और निचले पुरापाषाण काल में वर्गीकृत किया गया। निचला या प्रारंभिक पुरापाषाण काल ये 2.6 मिलियन लगभग 2,50,000 साल पहले सरल कंकड़ उपकरण और कच्चे पत्थर के टुकड़ों की शुरुआत मनुष्य द्वारा बनाए गए थे। मध्य पुरापाषाण काल ये 2,50,000 साल पहले से परत उपकरणों पर नए नए फोकस के साथ जो कुछ क्षेत्र में ईसा पूर्वक तक लोकप्रिय रहा। ऊपरी या देर से पुरापाषाण काल इसको बोलते हैं। ये लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें उपकरण का आकार और स्रोत सामग्री अब तक बहुत सारी हड्डी, सींग और हाथी दांत के दोनों के संबंध में ये भारी प्रसार को देखा गया। सही इनका सामाजिक संगठन कैसा था? तो ये ऐसा दर्ज किया गया है कि पुरापाषाण युग में मानव समाज बिना किसी संगठित राज्य सरकार के मतलब कोई सरकार ना कोई संगठन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही रहते थे। पुरापाषाण काल आमतौर पर शिकारी संग्राहकर्ताओं की संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। मध्य और उच्च पुरापाषाणकालीन मानव समाज 25 से 100 सदस्यों के समूह में एक साथ रहते थे और वे खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। पुरापाषाण युग के अंत में परिवारों ने भूमि पर खेती करने और पड़ोसियों के साथ व्यापार करने के लिए बसना शुरू कर दिया। अब आइए धर्म की मान्यताएं के बारे में जानते हैं। तो इनकी धर्म और मान्यताएं क्या थीं? तो मानव विकास में किसी भी प्रकार कि आध्यात्मिक धार्मिक विश्वास का विकास पुरापाषाण युग के दौरान शुरू हुआ। मध्य पुरापाषाण काल की मानव प्रजातियों ने दफन स्थलों का निर्माण किया और अनुष्ठानों के नष्ट होने से मानव विज्ञानी और पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मध्य पुरापाषाण के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसे मध्य पुरापाषाण काल युग भी कहा जाता है। जो पुरापाषाण यानी पुराना पाषाण युग और नव पाषाण यानी नया पाषाण युग के बीच का अस्तित्व में था, उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसकी समय सीमा इसकी अवधि आमतौर पर लगभग 12,000 से 10,000 साल पहले के बीच मानी जाती है। इसकी जीवन शैली में मेसोलिथिक काल के दौरान मानव समाज मुख्य रूप से शिकारी समुदाय थे। लोग अपनी जीविका के लिए शिकार, मछली पकड़ने और जंगली पौधों के संसाधनों को इकट्ठा करने पर निर्भर करते थे। इसी अवधि के दौरान पाए गए पत्थर के उपकरण आमतौर पर छोटे होते हैं और इन्हें माइकोलिथिक कहा जाता है। आरी और दराती जैसे उपकरण बनाने के लिए माइकोलिथिक को संभवतः हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर चिपकाया जाता था। साथ ही इन्हें पुराने एक प्रकार के औजारों का उपयोग भी जारी रहा। जो पुराने चल रहे थे वो भी जारी रहे और बाकी ये जो माइक्रोलिथिक हथियार ये पहने होते थे, नुकीलेदार ज़्यादा होते थे, इससे अच्छा जल्दी जानवरों का शिकार किया जा सकता था। तो आइए हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सक्लूसोम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में स्तनधारी कोशिकाओं में एक्सक्लूसोम नामक एक पूर्व अज्ञात डिब्बे जैसे कि आकार की पहचान की है। ये इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक स्तनधारी कोशिकाओं में एक नया खोजा गया अंग है। ये डीएनए के रिंगों से बना होता है जिसे प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिका प्लाज्मा के भीतर स्थित होता है और ये अजीब है क्योंकि इसमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं यानी वो नाभिक वाली कोशिकाएं आमतौर पर अपना अधिकांश डीएनए कोशिका केंद्रक में रखती हैं जहां ये गुणसूत्र में व्यवस्थित होता है। इसके बजाय एक्सक्लूसोम में एक प्लाजिड में व्यवस्थित
किया जाता है। छोटे गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड को जो गुणसूत्रों से स्वतंत्र रूप से दोहरा सकते हैं और आमतौर पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। इनकी खोज से क्या पता चला है, तो ये देख लेते हैं। तो ये कुछ प्लाज्म जो एक्सिक्लोसोम से समाप्त होते हैं, एक कोशिका के बाहर उत्पन्न होते हैं, जबकि अन्य जिन्हें टेलोमेरिक रिंग्स के रूप में जाना जाता है, एक क्रोमोसोम के कैप्ड सिरों टोरोमेरस में से आते हैं। विशेष रूप से कुछ कैंसर कोशिकाओं में टेलोमेरस को नियमित रूप से काटा जाता है और छल्ले बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। कोशिका केंद्रक ऐसे डीएनए छल्लों को अलग करता है और आमतौर पर उन्हें कोशिका के बाहर से आने वाले प्लाज्म के साथ कोशिका प्लाज्मा में जमा कर देता है। इससे साबित होता है कि कोशिकाएं उस डीएनए के बीच अंतर करने में सक्षम हैं जो उनका अपना है और अभी भी आवश्यक है, और वह डीएनए की जो विदेशी या संभवतः अब आवश्यक नहीं है, जिसे वे फिर भी नाभिक से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह एक्सोक्रोमोसोम एक सुरक्षात्मक कार्य कर सकता है जो कोशिका की आनुवांशिक अखंडता की रक्षा करता है। अब देख लेते हैं ऑर्गेनेल क्या है। तो ऑर्गेनेल एक कोशिकाओं में छोटी सी एक विशेष संरचना है जो विशिष्ट कार्यों को पूरा करके अंगों की तरह काम करती है। ये अधिक महत्वपूर्ण कोशिका अंगों में नाभिक है जो आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और राइबोसोम और प्रोटीन जो प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। अब देख लेते हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो ये गुणसूत्र की एक लंबी धागे जैसी संरचना होती है जो जानवरों, पौधों और कवक की कोशिकाओं सहित यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र में पाई जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर कसकर कुंडलित डीएनए से बना होता है जो इसकी संरचना का समर्थन करता है। क्रोमोसोम ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रकृति बनाई जाए और उसे उचित रूप से वितरित किया जाए। ये वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं और मौलिक भूमिका निभाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल ने कहा है कि वह कोरल की परिस्थिति तंत्र के संरक्षण और पुनरुत्थान में मदद करने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को सुरक्षित करेगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे 1994 में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपीन, स्वीडन, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी बनाया गया था। इसके सदस्यों में 45 देश शामिल हैं जो दुनिया की 3/4 प्रवाल भित्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पहल का सदस्य भारत भी है। ये संयुक्त राष्ट्र और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है जो दुनिया भर के प्रवालों और उनकी प्रवाल भित्तियों और से संबंधित पारिस्थितिकी प्राणियों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। इसके निर्णय सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में ICRI के काम को नियमित रूप से स्वीकार किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहल के महत्वपूर्ण सहयोग और वकालत की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र प्रणालियों में स्थायी प्रबंधन करना है और सर्वोत्तम अभ्यास को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। इसकी निर्माण क्षमता क्या है? तो दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों की दुर्दशा पर सभी स्तरों पर जागरूकता को बढ़ाना है। और कोरल क्या होते हैं? तो कोरल समुद्री अकशेरुकीय या रीढ़ विहीन जानवर हैं। एक ग्रह पर जीवित सबसे बड़ी संरचनाएं होती हैं। ये प्रत्येक कोरल को पॉलिप कहा जाता है। ऐसे हजारों पॉलिप एक कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ रहते हैं जो पॉलिप द्वारा अपनी प्रतियां बनाने के लिए गुड़ करने पर विकसित होते हैं। गुड़ा करने ये जुजेंथिली नामक सूक्ष्म शैवाल जो कोरल के ऊतक के भीतर रहता है, इसके साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। जुजेंथिली सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करता है जिससे कोरल ऊर्जा जरूरतों का 90% तक पूरा होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इटली के पालेर्मो में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 2 दिवसीय मंत्रिपरिषद सम्मेलन में भाग लिया है, इसीलिए चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ एक बहुराष्ट्रीय संधि है
जिसे 2000 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। इसे अक्सर पालेर्मो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 147 हस्ताक्षरकर्ता और 190 पार्टियां शामिल हैं। कन्वेंशन को 3 प्रोटोकॉल द्वारा पूरक बनाया गया है। इसमें व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने और दबाने और उनको दंडित करने का प्रोटोकॉल शामिल है। भूमि, समुद्र और वायुमार्ग में प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल कार्य करता है। अग्नेयास्त्रों, उनके हिस्सों और घटकों और गोला बारूद के अवैध निर्माण और तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल कार्य करता है। ये भारत ने 12 दिसंबर 2002 को अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अंटोक और इनके 3 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटोक के साथ सभी संपर्क के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बसोहली पश्मीना के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक सिल्क बसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है, तभी ये चर्चा में आई है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हाथ से काता जाने वाला एक उत्पाद है जो अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन, स्केल माप और लंबे जीवन के लिए जाना जाता है। पश्मीना उत्पादों में पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल और टोकरी शामिल हैं। पश्मीना काते गए कश्मीरी यानी पशु बालों के फाइबर के एक अच्छे प्रकार के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है, जो चांगथांगी के कोमल अस्तर से प्राप्त होता है। ये तिब्बत के चांगथांग पठार और लद्दाख के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली पहाड़ी बकरियां होती हैं। कैप्रा हिरकस भी इनको कहा जाता है। इनकी एक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। लद्दाख क्षेत्र में पश्मीना ऊन के पारंपरिक उत्पादक लोग चांगपा यानी तिब्बत के चांगथांग में खानाबदोश लोग निवास करते हैं, उनको बोलते हैं चांगपा, के नाम से ही जाने जाते हैं। अब देख लेते हैं भौगोलिक संकेतक मतलब के बारे में कुछ मुख्य तथ्य क्या मतलब कैसे ये प्रदान किया जाता है। तो ये उन प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त होने वाला एक चिन्ह है जो एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है इसकी और उनकी उत्पत्ति के कारण उनके गुण या प्रतिष्ठा होती है, उनकी अपनी स्पेशल गुण प्रतिष्ठा होती है। इसका उपयोग आमतौर पर कृषि, मदिरा, खाद्य मदिरा, वाइन और स्पिरिट, पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उद्यमों के लिए किया जाता है। वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 से संबंधित हैं। वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों में पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा इसको प्रदान करता है। ये टैग GI टैग मतलब ये 10 वर्षों के लिए वैध है। इसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अभ्यास संप्रीति के बारे में। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये भारत और बांग्लादेश के बीच 1 वर्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2009 के असम के जोरहाट से शुरू हुई थी और 2022 तक इस अभ्यास के 10 सरल संस्करण हो चुके हैं सफल। ये दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होता है तथा मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 14 दिनों के लिए ये निर्धारित संप्रीति 10-11 में दोनों पक्षों के लगभग 350 कर्मी शामिल होंगे। ये अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाने, सामरिक अभ्यास साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। इस अभ्यास में दोनों पक्षों की विभिन्न इकाइयां जैसे कि तोपखाना, इंजीनियरों और सहायक हथियारों और सेवाओं के कर्मियों की भी भागीदारी देखी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के अनुसार उप पारंपरिक संचालन पर केंद्रित संप्रीति 11 में एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज CPX और एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल होगी, जिसका समापन एक सत्यापन अभ्यास में होगा। ये अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने और गहरे द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक समझ और उप पारंपरिक संचालन में साझा अनुभवों को पारंपरिक लाभ को बढ़ावा देता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एटोसेकेंड के बारे में। तो ये अभी इस वर्ष का अभी जल्दी में हाल ही में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें 3 भौतिकों को प्रकाश के एटोसेकेंड स्पंदों पर कुछ उनके शोध थे, उनके लिए ये प्रदान किया गया है। तो देखते हैं एटोसेकेंड क्या है। तो ये एक एटोसेकेंड समय की एक आश्चर्यजनक रूप से छोटी इकाई है जो 1 सेकंड के लिए 1 क्विंटल में हिस्से
यानी 1 × 10⁻18 या 1 नैनो सेकेंड के 1 अरब में हिस्से के बराबर है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि सेकेंड को ब्रह्मांड की संपूर्ण आयु को कवर करने के लिए बढ़ाया जाता है तो लगभग 13.8 बिलियन वर्ष है, तो एक एटोसेकेंड 1 सेकेंड का एक अंश मात्र होगा। भौतिकी में एटोसेकेंड का मौलिक महत्व उन घटनाओं पर प्रकाश डालने की क्षमता में निहित है जो पहले हमारे दृष्टिकोण में छिपी हुई थी। ये बेहद कम समय अंतराल, अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स और लेज़र भौतिकी के क्षेत्र में प्रासंगिक है, खासकर जब परमाणु और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब इनके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, इनको देखते हैं। तो एटोसेकेंड भौतिकी विज्ञान को बहुत कम समय में पैमाने पर सबसे छोटे कणों को देखने में की मदद करता है। इस समय सीमा के शोधकर्ता अब परमाणु और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को पकड़ सकते हैं, जिससे उन्हें रासायनिक प्रतिक्रियाओं और इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अविश्वसनीय रूप से तेज प्रक्रियाओं को देखने की अनुमति मिलेगी। एटोसेकेंड पल्स क्या होते हैं? तो एटोसेकेंड विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक चरम पराबैंगनी और एक्सरे को बनाने और हेरफेर करने की क्षमता है, जो परमाणु और आणविक पैमाने पर अल्ट्रा फास्ट प्रक्रियाओं की इमेजिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्पंदन उच्च तीव्रता वाले लेजर सिस्टम का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं, जो प्रकाश के एटोसेकेंड विस्फोट उत्पन्न करते हैं। इन एटोसेकेंड पल्स के साथ वैज्ञानिक परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनिक गति को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन आंदोलन जैसा वास्तविक समय दृश्य प्रदान किया जा सकता है। एटोसेकेंड पल्स का उपयोग पदार्थ की आंतरिक प्रक्रियाओं पर परीक्षण करने और विभिन्न घटनाओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में वन विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं, तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए देख लेते हैं। ये स्थान तो इसका इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इसे होलकर के शाही परिवार के सदस्यों के लिए शिकारगाह था ये, क्योंकि इसमें बाघ, तेंदुए और हिरण की एक बड़ी आबादी थी। 1989 में स्थापित यह अभ्यारण्य 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लहराती पहाड़ियों और हरे भरे जंगल की चमचमाती नदियों के बीच में है। यहाँ पर नर्मदा नदी अपनी उपस्थिति से अभ्यारण्य की शोभा बढ़ाती है। इसके शीर्ष पर 1905 में होलकरों द्वारा निर्मित एक प्राचीन महल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शिकार झोपड़ी के रूप में किया जाता था। वहीं से शिकार करते थे, जिसे शिकारगाह यानी शिकार लॉज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों में तो यह अभ्यारण्य में मौजूद कई प्रमुख पौधों की प्रजातियाँ में जैसे सागौन, रिंझा, खैर, पलाश, घाटबोर, साजा, एस्टर, बेर, बबूल, सांबल, चिरोल, नीम, खजूर, बेकल, बांस आदि पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख पशु जातियों में ब्लैक बक, चीतल, चिंकारा, बुलबुल, धारीदार लकड़बग्गा, जंगली सुअर, शाही लोमड़ी, सियार और भेड़की यानी भौंकने वाला हिरण शामिल है। ये अपनी कई एविफुना प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अधिकांश सर्दियों के मौसम में यहाँ प्रवास करती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्वयं हिरण के बारे में। तो अभी हाल ही में मानस राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य ने घोषणा की है कि पार्क में स्वयं हिरणों की आबादी में वृद्धि देखी गई है, इसीलिए चर्चा में आया है। स्वयं हिरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इन्हें बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में वितरित एक हिरण प्रजाति है। यह सर्बिडे परिवार से संबंधित है, जो भारत और नेपाल के खुले जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से आर्द्र भूमि वाले पौधों और शाकाहारी पौधों को खाता है, जो इसे प्राकृतिक आवास में सामान्यतः पाए जाते हैं। इसकी आबादी नेपाल, असम और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अलग थलग और बिखरे हुए स्थानों में तक सीमित है। ये वर्तमान में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में विलुप्त हो चुका है, क्योंकि उन्हें शिकार करके इनको खत्म कर दिया। इनकी 3 उप प्रजातियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। इसमें पश्चिमी स्वयं हिरण नेपाल में पाया जाता है, दक्षिणी स्वयं डियर ये मध्य और उत्तरी भारत में पाया जाता है, और पूर्वी स्वयं डियर ये काजीरंगा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। इनकी संरक्षण की स्थिति क्या है? तो IUCN की जो लाल रेड लिस्ट होती है उसमें वनरेबल हैं, यानी सुभेद्य,
और साइट्स की परिशिष्ट अनुसूची मतलब एक में आते हैं, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1972 की अनुसूची एक में ये शामिल हैं। तो हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हुए, वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।